हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन रीट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अपनी इस क्लासेज में अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है बच्चों, वो रहेगी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता की। इससे पहले के टॉपिकों के बारे में अपन ने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आज अपन नए टॉपिक, नए बिंदु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेज को लाइक शेयर कीजिए। तो बात करते रहे थे अपन मनोविज्ञान के अंतर्गत। अपने लास्ट क्लास में बात की थी बच्चों बुद्धि परीक्षण के सिद्धांतों की, कि किस कौन कौन सा सिद्धांत है जो बुद्धि परीक्षण की काम आता है, यानी कि बुद्धि का जिसे परीक्षण किया जा सकता है। तो उसके लिए अलग अलग अपन ने सिद्धांतों की बात की थी, जिसमें वेस्लर बुद्धि सिद्धांत था आपका, हिंदुस्तान बिने साइमन कमीशन था आपके, जोशी बुद्धि परीक्षण था, ड्राई मैन बुद्धि परीक्षण था, जलोटा बुद्धि परीक्षण था, और आपके स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स था, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स था। इस प्रकार से कई प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी बच्चों। इसी क्लास को, इसी सेशन को, अपने इसी चैप्टर को या इसी अपनी क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा आज व्यक्तिगत भिन्नताओं की। क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि इसमें कुछ बातें अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, वो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाते हैं। यानी कि कई बच्चों में विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, कई बच्चे आपके प्रतिभाशाली होते हैं, कई बच्चे आपके मंदबुद्धि होते हैं, कई बच्चे आपके सृजनशील होते हैं, कई बच्चे आपके बाल अपराधी होते हैं। इस तरीके के अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं। तो वो किस तरीके से, किस आधार पर आपके एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लासेज में चर्चाएं कर ली थी। उसके बाद अपन ने बात की थी कि व्यक्तिगत भिन्नता। आगे आज की जो क्लास होगी, अपन ने लास्ट इसके बारे में बात कर लिया था कि क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता। कि कहने का तात्पर्य था कि एक माँ के दो अगर जुड़वा बच्चे भी है ना, तो वो भी किसी ना किसी आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। तो वो होती है आपकी उसकी व्यक्तिगत भिन्नता, यानी हर व्यक्ति में अपने हिसाब से अलग अलग उसके अंतर्गत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब इसके इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर की व्यक्तिगत भिन्नता किस वजह से आपकी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। तो ठीक है, आज की क्लास में अपन बात करेंगे बच्चों व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। कहने का तात्पर्य बच्चों, क्या कारण रहते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, कि किस आधार पर व्यक्ति के अंदर, अलग अलग आधार पर व्यक्ति में किस तरीके से व्यक्ति के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, किस आधार पर, किस वजह से ऐसी विभिन्नताएं बच्चों को, अपने को एक दूसरे के व्यक्तियों में, एक दूसरे बालकों में देखने को मिलती है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे बच्चों आपका भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण, पहली जो बात की अपन ने की भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण से तात्पर्य होता है बच्चों कि हर एक क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण अलग अलग तरीके से होता है, सेम नहीं होता है। किसी क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है तो किसी क्षेत्र के अंतर्गत सर्दी अधिक पड़ती है। तो जैसे अपन देख लेते हैं, अपने भारत में देख लेते हैं, अगर कर्नाटक की तरफ जाते हैं तो वहां आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। जबकि आप ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो वहां आपको ठंड देखनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में जाओगे आप तो वहां आपको ठंड से आपको बर्फ देखने को मिलेगी। तो यहाँ की, वहां की और यहाँ की जो वातावरण में है उसमें कई प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जो भौगोलिक स्थिति, यानी व्यक्ति जहां निवास कर रहा है वो उसी के आधार का बन जाता है। आपकी व्यक्तिगत भिन्नता, वहां की भाषा भी आपकी व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आती है, कि आप जिस एरिया में रहोगे आप उसी भाषा का प्रभाव आप पर देखने को मिलेगा। तो वो होती है भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि भौगोलिक भिन्नता। यानी कि आप जिस स्थल पर रह रहे हो वहाँ का वातावरण किस तरीके का है, वहाँ का भौगोलिक वातावरण किस तरीके का है, आप उसी तरीके का बालक आपके बन जाता है। ठीक है, दूसरा आता है सामाजिक वातावरण। दूसरा क्या है बच्चों, आपका सामाजिक वातावरण, यानी कि आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरीके का है, वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं, किस तरीके का उनका खान पान है,
किस तरीके से इस समाज में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या क्या उसकी योग्यता, क्या क्या उसमें खास बात है, क्या क्या उसकी भिन्नता, यानी क्या क्या चीजें वो मानते हैं, किस तरीके से इस समाज में अलग अलग चीजें होती है उन सबको वो मानते हैं, उसका प्रभाव भी बच्चों आपके व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। कि आपको जहाँ का, आपको जैसा जिस तरीका का आपको माहौल दिया जाएगा उसी तरीके का बालक बन जाता है। तो आप कहने वाला, अगर आपके घर में किसी ना वजह से कलह बनी रहती है तो आपके बच्चे के अंदर मानसिक डिप्रेशन में रहेगा, और कलह की स्थिति, आपकी जो कलह की स्थिति है वो उस बच्चे को व्यक्तिगत भिन्नता उसमें पैदा कर देगी कि आप हमेशा कलह करते रहोगे तो वो बच्चा घर से बाहर रहने का ज्यादा अच्छा पसंद करेगा। तो वो कहते हैं ना कि सामाजिक, यानी इस समाज में जिस तरीके का व्यवहार हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके का व्यवहार एक बालक के साथ किया जाता है, वही आपके क्या होता है बच्चों, व्यक्तिगत भिन्नता। उसी कारण से भी आपकी क्या हो जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पैदा हो जाती है। दूसरी आती है आपकी शिक्षा। तीसरी जो बात है बच्चों आपकी शिक्षा। शिक्षा से किस तरीके से व्यक्तिगत भिन्नता आती है, यानी कि कई बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में, जिनके माता पिता बहुत बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन टाइप से हैं, तो वो अपने बच्चों को हाई क्लासेज स्कूल में या हाई प्रोफेशनल स्कूल्स में भेजते हैं, और किसी गरीब का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो वो क्या है बच्चों, वो क्या है, उसकी शिक्षा का प्रभाव है। कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को शिक्षा के लिए जो वातावरण है वो भी उसकी शिक्षा को प्रभावित कर लेता है। तो बालक जहाँ क्षेत्र, जिस क्षेत्र में रहकर वो बच्चों शिक्षा ग्रहण करेगा, उसी शिक्षा ग्रहण करने के आधार पर वो अपना कार्य करेगा। तो उसमें अलग अलग क्षमताएं विकसित होगी। यानी कि जो बच्चा हाई प्रोफाइल है, जो बच्चे अच्छे पैसे वाले, वो बच्चे बच्चों इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, जबकि आपके जो सामान्य लोग के, जो सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, सामान्य वो क्या इसके अंदर वो पढ़ेंगे आपके हिंदी मीडियम में या ग्रामीण पाठशालाओं में पढ़ेंगे। तो उसमें प्रोफेशनली उसमें बहुत अलग, बहुत अंतर देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं बच्चों, अगला जो इसका कारण जो रहा है आपके व्यक्तिगत भिन्नता पैदा होने का, वो कारण रहा आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि भी बालक को इसका कारण रहती है। बुद्धि किस वजह से, यानी कि कई बच्चों के अपन ने देखा कि बच्चों की आईक्यू के आधार पर, एक मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने बच्चों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया था। उन्होंने अलग अलग आईक्यू लेवल के आधार पर बच्चों को बताया था। उन आईक्यू लेवल्स के आधार पर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि कौन सा बच्चा क्या है। उस आईक्यू लेवल से ये डिसाइड हो सकता है कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, या ये आपका सृजनात्मक है, ये आपका मंद बुद्धि, ये आपका जड़ बुद्धि बालक है। तो उस तरीके से बात को, उस वजह से वो भी क्या प्रभावित करते हैं, आपके बुद्धि को प्रभावित करते हैं। पांचवा जो है वो बच्चों परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण से तात्पर्य बच्चों, परिवार का वातावरण इस तरीके से या इस आधार पर कार्य करता है कि इस समाज के अंदर आपके परिवार में जिस जिस तरीके का व्यवहार आप घर में करते हो, उसी तरीका का व्यवहार आपका बच्चा सामने वालों के साथ करना सीखता है। जिस जो वातावरण उसको घर में दिया जाएगा, परिवार में दिया जाएगा, वही वातावरण उसको बाहर पसंद आएगा। इसलिए वो कई बार अपने आप को असमायोजित या कुसमायोजित कर लेता है। अगली चलते हैं, पोषण। कई बार क्या होता है कि कई बच्चों का पोषण बहुत अच्छा होता है, कई बच्चे अच्छी अच्छी है बढ़िया बढ़िया चीजें, ड्राई फ्रूट टाइप की चीजें खाते हैं, और कई बच्चों को दो वक्त का खाना भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाता, यानी कि उसमें पोषण की कमी भी रहती है। इस वजह से वो भी आपके व्यक्तिगत भिन्नता में काउंट होती है। बच्चे की परिपक्वता, यानी कि बच्चा कितना समझदार, कितना परिपक्व है, या बच्चा लेट परिपक्व हो रहा है क्या। यानी कि बच्चा परिपक्व कब हो रहा है, बच्चे की परिपक्वता का क्या कारण है, किस आधार पर बच्चा आपका परिपक्व हो रहा है, कि क्या बच्चा सीख सकता है, और क्या बच्चे के माइंड में सही विचार चल रहा है, या कौन सा विचार उसके लिए ठीक है, वो समझदारी से काम ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। वो सारी चीजें किसमें आती है, परिपक्वता में। यानी बच्चे के अंदर जितनी जो समझदारी आती है वो आपके बच्चे के अंदर किसके अंतर्गत आती है, परिपक्वता में आती है। अगला है आपका मित्र मंडली। सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों, बच्चे को व्यक्तिगत भिन्नता में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा प्रभाव जो बच्चों पे पड़ता है वो उसकी मित्र मंडली का पड़ता है, क्योंकि बच्चे को जिस तरीके के उसके मित्र होंगे, बच्चे में उसी तरीके का गुण विद्यमान हो जाएगा। उनकी कुछ ना कुछ कमियां या कुछ अच्छाइयां उनमें उसके गुण आ जाएंगे, और वो उसकी जो मित्र मंडली है वो उसको एक अलग ही समाज के लिए, समाज को की ओर अग्रसर
करेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन विद्यालय का वातावरण की आप जिस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हो क्या उसका वातावरण बहुत ठीक है या नहीं है। यानी कि जिस प्रकार के वातावरण के विद्यालय में बालक पढ़ेगा उसके अंतर्गत उसी आधार पर उसका व्यवहार हो जाएगा। वो उस विद्यालय में जिस तरीके के उसके शिक्षक और बाकी सहपाठी उसके साथ व्यवहार करेंगे तो वो बच्चा भी उसी तरीके का व्यवहार करेगा। ठीक है, अगला आता है बच्चों आपका शारीरिक दोष। शारीरिक दोष से तात्पर्य यानी बच्चों कई बार क्या हो जाता है कि बालक के जन्म से कुछ ऐसी कमियां उसमें आ जाती है जिसके कारण वो बालक सबसे अलग नजर आता है। कईयों की मंद बुद्धि होती है तो वो बालक अन्य जो सामान्य बालक है उनसे अलग तरीके का व्यवहार करता है। अपने से बड़ों का वो अलग तरीके से व्यवहार करता है, मतलब उसका जो व्यवहार है किसी आपके जो प्रभावशाली या समझदार जो बालक है उससे विपरीत होता है। तो वो क्या हो उसके अंतर्गत शारीरिक दोष यानी कई प्रकार की बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती है, जैसे डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, इनके बारे में अपने बात की ना अधिगम में। तो उस तरीके की बीमारी से ग्रसित भी हो जाता है कई बार बच्चा, तो वह भी उसको उसका जो व्यक्तिगत भिन्नता पैदा करता है। ठीक है, अगला है बच्चों बालक का स्वास्थ्य। कि बालक का स्वास्थ्य किस तरीके का है, किस आधार का बालक का स्वास्थ्य है, वो किस तरीके से समाज में व्यापार कर रहा है, किस तरीके से समाज से अपना व्यवहार चला रहा है, वो उसका अंतर्गत आता है। और अंत में जो बात करते हैं वो बच्चों आपका है, वो है आपका वंशक्रम। यानी कि कई बार क्या होता है बच्चों वंशक्रम का भी बालक पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से होती है बच्चों व्यक्तिगत भिन्नता क्यों किस कारण से पैदा होती है, उन कारणों की चर्चा अपन ने की। 12 कारणों की अपन ने चर्चा की। तो पहला जो कारण रहा वो आपका रहा भौगोलिक स्थिति, यानी कि जहां जिस क्षेत्र में बालक निवास करता है वहां की भौगोलिक स्थिति भी उसके विकास को प्रभाव उसके व्यक्तिगत भिन्नता दिखाती है। वहां का सामाजिक वातावरण से भी उसके सामाजिक वातावरण के आधार पर भी व्यक्ति के अंदर बालक के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। शिक्षा के आधार पर बालक के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बुद्धि के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। परिवार के वातावरण के आधार पर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। पोषण के आधार पर भी पाई जाती है। परिपक्वता के कारण भी बालक के अंदर विभिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। मित्र मंडली भी बालक को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। विद्यालय का वातावरण भी बालक को प्रभावित करता है और उस बालक के शारीरिक दोष होता है वो भी इसको प्रभावित करता है और स्वास्थ्य भी उसके प्रभावित करता है और वंशक्रम भी इसको प्रभावित करता है। तो दोस्तों अपन ने बात की बच्चे का किस तरीके से मतलब बालक का जो बालक है उसको व्यक्तिगत उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी किसी एक बालक से अन्य विभिन्न किस आधार पर बालक को किया जाता है इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, अब अपन बच्चों अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, यानी व्यक्तिगत भिन्नता में ही अपन पढ़ेंगे कि बालकों के प्रकार, जैसे मैंने बात किया था प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक बालक है, मंद बुद्धि बालक है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता में पहली बात करते पहला जो बालक का प्रकार बताया था वो बताया था मैंने प्रतिभाशाली बालक। किस बालक को अपन प्रतिभाशाली कहेंगे इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या विशेषताएं होती है एक प्रतिभाशाली बालक की, इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो है वो इन व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रभावशाली बालक उस बालक को कह सकते हैं जिसके अंदर किसी भी कार्य उसकी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर वो हमेशा अच्छे कार्य यानी कार्य में उन्नति ही प्राप्त करे, जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि एक बालक जो है वो समाज का 1% बालक है जो आपके प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कुछ बालक मल्टी टैलेंटेड होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, उनको एक बार बोलने में चीज समझ में आ जाती है, एक बार में वो अच्छे से उसको चीज को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस आधार पर बच्चों आपका क्या होता है प्रतिभाशाली बालक, यानी प्रतिभाशाली बालक अपन उस बालक को कह सकते हैं जिसका सीखने की क्षमता बहुत अधिक हो या किसी भी कार्य को करने की क्षमता बहुत अधिक हो, वो उम्मीद से भी जल्दी वो कार्य कर देता है, वह बालक होता है आपका प्रतिभाशाली। और ये शब्द तो इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर विशेषता क्या क्या होती है, क्या क्या खास बात जो होती है जो बालक के अंतर्गत आती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं।
नहीं, किस बालक को अपन प्रतिभाशाली कह सकते हैं? पहले सबसे मोटी जो चीज है वो है 140 आईक्यू से अधिक। जिस बालक का आईक्यू लेवल 140 से अधिक है उसे अपन प्रतिभाशाली कह सकते हैं। और इसी चीज को जो आपके क्रो एवं क्रो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वो है जिसका आईक्यू लेवल 130 है। लेकिन सामान्य रूप में देखते हैं तो जिसका आईक्यू 140 से अधिक है वो प्रतिभाशाली बालक माना जा सकता है। और क्रो एवं क्रो कहते हैं कि जिसका आईक्यू लेवल 130 या उससे अधिक है तो वो भी आपका प्रतिभाशाली बालक है। और इसके बाद आगे बात करते हैं ऐसे इसकी दूसरी विशेषता क्या है? कठिन कार्यों के लिए सदैव तत्पर। उन्हें चाहे आप कितने भी कठिन कार्य दे दो उनको करने के लिए वो कभी भी मना नहीं करते। कठिन कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। कठिन कार्यों के लिए सदैव तत्पर होते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। ये बालक समायोजन क्षमता उच्च होती है इनकी और इनमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है जिससे वो आसानी से विषय वस्तु को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? समायोजन क्षमता अधिक होती है, यानी कि वो किसी भी समाज में किसी भी वातावरण में समायोजित जल्दी हो जाता है। इसके अंतर्गत तो आपके अभिसारी चिंतन पाया जाता है। ऐसे बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। जो बालक प्रतिभाशाली उसमें अभिसारी चिंतन पर पाया जाता है। और अभिसारी चिंतन के कारण क्या करते हैं वो विषय वस्तु को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। और ये इसके अंतर्गत सहयोग की भावना पाई जाती है। बालक में किसकी भावना पाई जाती है? सहयोग की भावना पाई जाती है। शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में भी वो आगे रहते हैं। सह शैक्षिक गतिविधियों कि ये बालक सहशिक्षित गतिविधियों में आगे होते हैं और काम को क्या कर लेते हैं? समय से पहले पूरा कर लेते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यानी कि अपन बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों की। बच्चों प्रतिभाशाली बालक उन बालकों को कह सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 से अधिक हो। पहला तो क्या, इनका आईक्यू लेवल 140 से अधिक हो। दूसरा जो एक मनोवैज्ञानिक है आपके क्रो कहते हैं कि जिन बालकों की आईक्यू लेवल 130 या इससे अधिक है तो वो भी बालक प्रतिभाशाली हो सकता है। इस प्रकार के बालक जो होते हैं वो मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। वह कोई भी कठिन कार्य जो होता है वो करने के लिए बहुत जल्दी सदैव तत्पर रहते हैं। इन बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है यार, वो विषय वस्तु को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। और इसके अंतर्गत बालकों में सहयोग की भावना पाई जाती है। और ये अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य कर लेते हैं। नहीं उसके लिए भी ये कभी ये मना नहीं करते, यानी हर कार्य में सबसे आगे रहने वाला है और ये समय से पहले काम पूरा कर लेते हैं। वो बालक क्या कहलाते हैं? आपके प्रतिभाशाली बालक। अब एक शिक्षक को देखो बच्चों, अपन बात करें मनोविज्ञान की तो एक शिक्षक को क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए? क्या बातें ध्यान रखने? पहले तो बच्चों उसको कक्षा कक्षा में एक साथ पढ़ाना चाहिए। कक्षा में क्या बच्चों सभी बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसके लिए कोई भी अलग से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि वास्तविक रूप में। क्योंकि अगर अपन इन बच्चों को प्रतिभाशाली बालकों को अगर
प्रतिभाशाली बालकों के साथ ही बैठाकर पढ़ाएंगे तो उसका जो मानसिक क्षमता है वो ये कहेगी कि मेरे से इंटेलिजेंट कुछ ही नहीं है। और वो जो निम्न बुद्धि बालक है उसको वो कुछ नहीं समझते, वो अपने आप के मतलब अब जो वास्तविक जीवन है उससे वो परे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जैसा हूं वैसे ही सारे बच्चे होने चाहिए, इस अगर मेरे जैसे कोई बच्चा नहीं है तो वो बिल्कुल ही बेकार है, इस समाज में उसको रहना नहीं चाहिए। तो हमेशा बच्चे जो चाहे प्रतिभाशाली बालक हो चाहे मंद बुद्धि बालक हो, उन सबको एक ही स्थान पर पढ़ाना चाहिए एक शिक्षक को। और अगर कोई बालक आपको ऐसा लग रहा है ना प्रतिभाशाली है और ये सोचो भाई हाँ चलो भाई इसने भाई ये 10वीं क्लास का बालक है, भाई 10वीं क्लास का बालक है, 10वीं तो ज्यादा हो जाएगी बोर्ड की क्लास आ गई, तो मान लेते हैं जैसे मान लो ये 6ठी क्लास का बालक है, 6th क्लास का बालक है, ठीक है। और उसको भाई हाँ चलो कोई ना अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है 8th क्लास के बच्चों का कार्य कर रहा है तो इसको डायरेक्ट 8th कक्षा में जंप नहीं, यानी कि उस बालक के प्रतिभाशाली होने के कारण होने से ये नहीं होना चाहिए कि उसको 7वीं कक्षा पढ़ाई नहीं जाए, उसको हर कक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, हर एक क्षेत्र में उसे पढ़ाना चाहिए, उसको कोई भी क्लास जंप नहीं करवाना चाहिए, एक शिक्षकों का नहीं करना चाहिए, आपके कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या है वो आगे की जो आयु वर्ग वाले बच्चे हैं ना वो उससे अधिक होने के कारण वो सामान्य हो जाते हैं, यानी वो जो बच्चे हैं तो उसका जो उसके अंदर एक भावना आती है कि ये मेरे से छोटा बच्चा है, ये मेरे से इतना छोटा है, ये इतना इंटेलिजेंट है, तो कोई भाई कई बालकों में आपके हिन्न भावना आ जाती है। बस इनके लिए एक चीज अपन कर सकते हैं, वो करते हैं सामान्य बालकों से पाठ्यक्रम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं इनके लिए। जैसे मान लो सामान्य बालकों को अपन बेसिक चीज या बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं इनको बेसिक कंसेप्ट के बजाय अपन डायरेक्ट भी आगे पढ़ा सकते हैं। और इनके लिए शैक्षिक बाल गतिविधियों में जो बालक है इनको सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ये होते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। उसके बाद बात करेंगे अपन मंद बुद्धि बालकों की कि मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं। चलो प्रतिभाशाली बालक तो समझ में आ गया, यानी कि ऐसे बालक, इनके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कक्षा कक्ष में सभी बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, इनके लिए कोई विशेष अलग से कोई कक्षा कक्ष नहीं बनाना चाहिए, उसको एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप नहीं करवाना चाहिए। सामान्य बालकों के से इसका पाठ्यक्रम जरूर आप बढ़ा सकते हो और इसको सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आप प्रेरित कर सकते हो। अगले जो प्रकार के बालक हैं वो आपके मंद बुद्धि बालक, यानी कि वो बालक जिनकी मानसिक क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं बच्चों, 1913 से पहले ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। यानी कि आपके 1913 से पहले ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी जिसमें यह हो कि बालक जो है वो क्या है, बालक क्या है, मंद बुद्धि बालक होते भी, मंद बुद्धि प्रकार के भी बालक होते हैं। तो इसके प्रकार की जो पहली जो आपकी अवधारणा जो देखने को मिलती है, पहली बार आपको जो इसकी अवधारणा आती है 1913 के बाद इंग्लैंड से आती है। यानी कि सबसे पहले 1913 ईस्वी के बाद आपके ऐसे बालकों की पहचान की जाती है और कहा जाता है कि इस समाज के अंदर कुछ ऐसे बालक हैं वो जो बिल्कुल मंद बुद्धि है, वो किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, उनको चाहे अपन बार बार कोई कार्य के लिए बार बार बता रहे तो भी वो उस कार्य को ठीक प्रकार से
कर नहीं पाते हैं। इसके लिए इन्होंने, अब इन बच्चों की पहचान करने के लिए जो आपके इंग्लैंड के विद्वान थे, इन्होंने बनाया था एक मेंटल डिफिशियंसी एक्ट। पहचान के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? मेंटल डिफिशियंसी एक्ट। मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाया गया और उसके आधार पर क्या किया गया भाई, विश्व स्तर पर बालकों की पहचान की गई और इसके लिए इनका इसका प्रचार प्रसार करने के किया गया और उचित व्यवस्था करने के बाद इनके पहचान के हेतु कुछ खास विशेषता यानी मेंटल डिफिशियंसी एक्ट के बाद कुछ विशेषताएं जिनके आधार पर अपन बालकों का ये पता लगा सकते हैं कि ये बालक क्या है, मंदबुद्धि हैं। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले अवधारणा कब थी? 1913 से पहले कोई ये अवधारणा नहीं थी कि इस प्रकार से कोई मंदबुद्धि प्रकार का या टाइप का कोई कंसेप्ट बालकों में भी होता है। 1913 के बाद आया वो आता है कि एक इंग्लैंड के अंदर एक बालक है जिनकी पहचान की जाती है और इसकी पहचान के लिए एक मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाया जाता है और उस एक्ट के आधार पर मंदबुद्धि बालकों की पहचान करने की कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं उनको अपन देख लेते हैं। पहचान की क्या क्या विशेषताएं? पहली तो इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? जब आईक्यू टेस्ट किया जाए तब इनकी बुद्धि पाई जाए आपके 50 से 59, ठीक है। 50 से 59 जब बुद्धि पाई जाए तो वो बालक क्या है, मंदबुद्धि। और इसी कंसेप्ट के आधार पर करो एवं करो क्या कहते हैं, करो एवं करो कहते हैं कितने, करो एवं करो आपके कहते हैं कि बालक की जो बुद्धि 70 से कम है वो बालक कौन सी मंदबुद्धि का है, मंदबुद्धि है, ठीक है। सिर बड़ा सामान्य बालकों से लेकिन बौद्धिक क्षमताएं कम। यानी कि उनका सिर तो ऐसा लगता है पता नहीं कहते, कभी कभी अपन क्लास में जब बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं अपन उनको किसी चीज को बार बार बताते हैं वो फिर भी नहीं समझ पाते हैं, तो कई बार आपको शिक्षक बोल देता है ना कि बड़े मोटा माता को जगह दरी समझ में ना रही हो तेरे। तो इस तरीके की जो भावना आती है, तो इसके अंदर मतलब इनका सिर तो बहुत बड़ा है लेकिन इनके अंदर बौद्धिक क्षमताएं कमजोर नहीं है, इसलिए इन बालकों को क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म। इस टाइप के जो बालक है वो क्या कहलाते हैं, मंगोलिज्म बालक या मंगोलिज्म कहलाते हैं। इसके इस प्रकार के बालक एकांत प्रिय होते हैं। जो बच्चा अकेला रहना पसंद कर रहा है क्योंकि वो बैठ नहीं पाता, उसको छूट नहीं होती ये चीजें, अगर कोई बच्चा वहां पे 10 बार 10 तरीके की बातें कर रहा है, 10 तरीके के वो सवाल कर रहा है, वो उसका जवाब नहीं दे पाता तो उसको असहज महसूस होता है, इसलिए वो एकांत प्रिय होते हैं। दिन भर इनका क्या चाहिए, भोजन चाहिए। ऐसे बालक जिनको दिन भर खाने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं, समय चाहे उनको कभी भी भोजन दे दो, हमेशा उसको भोजन के लिए वो कभी मना नहीं कर सकते हैं। बताने के बाद भी किसी कार्य को नहीं कर पाना। बताने के बाद भी किसी कार्य को नहीं कर पाना। विद्यालय वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पाना। विद्यालय वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पा रहा और किस विद्यालय वातावरण से दूर भागने का प्रयास करते हैं ऐसे बालक, ठीक है। अब इन बालकों के लिए क्या क्या चीजें जो की क्या क्या बातें जो ध्यान रखनी चाहिए एक शिक्षक को, उसके बारे में अपन बच्चों कल की अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम।